गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। नाभिक में स्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक में दो न्यूक्लियंस होते हैं, हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो उन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियंस कहते हैं। उनके मध्य जो बल लगता है वह नाभिकीय बल कहलाता है। अब नाभिकीय बल के गुण। नाभिकीय बल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, मतलब ये जो न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है तो ये डिपेंड्स नहीं करता है कि किस में। अगर ये न्यूट्रॉन में लग रहा है तो भी आकर्षण का है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में लग रहा है तो भी ये आकर्षण का बल होता है, या प्रोटॉन्स में लग रहा है तब भी आकर्षण का बल होता है। ये हमेशा आकर्षण के बल के रूप में ही कार्य करता है। ये आपके जो न्यूक्लियस होते हैं उनके आवेश पर निर्भर नहीं करता है कि वो धनात्मक आवेश है या उदासीन आवेश है। ये सिर्फ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस है, अगर वो बहुत पास रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो उनके बीच में नाभिकीय बल कार्य करता है जो हमेशा आकर्षण की प्रवृत्ति का होता है। नाभिकीय बल की परास बहुत कम होती है, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम दूरी होती है। जब न्यूक्लियस के बीच में 10⁻⁻14 मीटर तो ये बल आपका कार्य करता है। प्रबलता, ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, मतलब रेंज तो इसके सबसे कम होती है, सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है, और प्रबलता में ये सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला फोर्स है। सबसे ज़्यादा प्रबल यही होता है। अगर दूरी कम हो तो आपका नाभिकीय बल ही प्रभावी होता है। ये विद्युत बल से 100 गुना ज़्यादा प्रबल होता है। आवेश पर निर्भरता, ये बल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके मध्य एक समान रूप से कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव आवेश है, ये सभी आवेशों के मध्य एक समान रूप से कार्य करता है। नाभिकीय बल की प्रकृति, अगर इसमें जो होता है मैंने बताया था ये शॉर्ट रेंज होता है, 10⁻⁻14 मीटर की दूरी पे होते हैं जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, तो ये आकर्षण का होता है। अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के मध्य दूरी बढ़ जाती है 10⁻⁻14 मीटर से अधिक होने पे 0.5 × 10⁻15 मीटर की दूरी पे इस बल का जो नेचर होता है वो बदल जाता है। ये बल प्रतिकर्षण बल के रूप में कार्य करने लग जाता है। नाभिकीय बल का मान न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के दो तरह के चक्रण होते हैं, स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो ये सिर्फ न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है कि उनका चक्रण कैसा है, ये उनके मध्य की दूरी पर नहीं निर्भर करता है। नाभिकीय बल अपने नज़दीकी न्यूक्लियनों के मध्य ही कार्य करता है, मतलब जब मैंने ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये सिर्फ अपने आसपास वाले जो न्यूक्लियस होते हैं उनके, जो कि उनसे 10⁻⁻14 मीटर की दूरी पे होते हैं, उस रेंज के अंदर जितने भी न्यूक्लियस आते हैं उसमें ये बल जो होता है वो आपका प्रभावी होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिवता सक्रियता। रेडियो एक्टिवता जो है उसकी खोज जो की थी वो बैकुरल नामक साइंटिस्ट ने की थी। बैकुरल नामक साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। रेडियो एक्टिवता क्या होती है बच्चों? किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों या कणों के उत्सर्जन होने की जो घटना होती है उसे रेडियो एक्टिवता कहते हैं। पदार्थ से अब कुछ टाइमिंग के बाद में अपने आप ही विकिरण या कण उत्सर्जित होने लग जाते हैं, और वो कण जो होता है, मतलब वो पदार्थ जो होता है कण के उत्सर्जित करके दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये घटना जो होती है उसे हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो ये कणों का उत्सर्जन करते हैं, ये विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के उदाहरण हैं यूरेनियम, थोरियम, पोलेडियम, एक्टिनियम आदि। रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है, इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। इसमें जो नाभिक, मतलब आपका जो कण निकलता है वो अस्थायी कण होता है, वो निकल के वो दूसरे आपके पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। प्रकृति में 3 तरह के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। पहला है अल्फा क्षय, दूसरा है बीटा क्षय और तीसरा है गामा क्षय। अल्फा क्षय, इसमें जो आपका निकलता है वो होता है आपका हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक का क्षय, अगर कोई पदार्थ जो है हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करता है 2He4 और वो दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जब हीलियम नाभिक का उत्सर्जन होता है तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम अल्फा क्षय कहते हैं।
बीटा क्षय, इसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये तो -1 इलेक्ट्रॉन, ये +1 पॉजिट्रॉन होता है। जब +1 होता है, -1 होता है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बीटा क्षय के अंदर ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये फिर एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होकर पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्ट होता है। गामा क्षय, इसमें उच्च ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन होता है। मतलब जब पदार्थ होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जाता है तो एनर्जी को लूज़ करता है। वो एनर्जी जो होती है वो फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे हम गामा क्षय कहते हैं। अल्फा क्षय होता है तो जो पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपका ZXA, अगर वो अल्फा क्षय करता है तो उसमें से Z में से तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा और A में से आपका 4 सब्ट्रैक्ट होगा। A मतलब A की वैल्यू, जो मास की वैल्यू है वो 4 कम हो जाएगी, क्योंकि 2He4 का उत्सर्जन होना है ना, तो मास की वैल्यू 4 कम हो जाएगी और J परमाणु क्रमांक की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 कम हो जाएगी अल्फा क्षय के अंदर। ऐसे ही जब आपका बीटा क्षय का उत्सर्जन होएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होएगा तो एक आपका जो परमाणु क्रमांक है 1 कम हो जाएगा, और अगर पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होएगा तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। गामा क्षय के अंदर आपका एनर्जी का उत्सर्जन होता है। रदरफोर्ड सॉडी का रेडियोएक्टिव क्षय का नियम, इस नियम के अनुसार रेडियोएक्टिव नाभिकों के क्षय होने की दर नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो रेडियोएक्टिव नाभिक होते हैं वो कुछ समय के पता क्षय होता है। अभी जैसे हमने पढ़ा, उनमें से कणों का उत्सर्जन होता है, उनमें क्षय होता है। तो उनकी जो क्षय होने की जो दर है वो नाभिकों के उसमें कितने नाभिक है उसकी संख्या के समानुपाती होती है। यदि किसी नमूने में नाभिकों की संख्या n हो तो क्षय नियम से माइनस का dN/dt समानुपाती होता है n के। n तो है नाभिकों की संख्या और dN/dt है उसके क्षय होने की दर। तो dN/dt बराबर लैम्डा n, ये लैम्डा जो होता है वो समानुपाती नियतांक या क्षय नियतांक कहलाता है। लैम्डा का मात्रक होता है प्रति सेकंड। dn n तो इसके नीचे आ गया और dt को उधर लेके गए, तो dN/n इजिकल्स टू माइनस का लैम्डा dt। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। जब दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो आता है हमारा, समाकलन की लिमिट ली हमने, प्रारंभिक संख्या मानी है नाभिकों की NO से लेके n तक और टाइम माना है 0 से लेके t तक। तो dN/n 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। तो वैसे dN/n का समाकलन हो गया log n। n डॉट से n इसकी लोअर लिमिट है और n इसकी अपर लिमिट है, और dt का इंटीग्रेशन हो गया, लैम्डा तो कांस्टेंट राशि है बाहर निकाल ली बेटा, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, इनिशियल लिमिट है 0 और t। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, log n में n लगाए तो log n, माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट निकाली log n डॉट इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा t माइनस 0। log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a अपॉन b। तो ये क्या हो गया, log n अपॉन n डॉट इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा t। अब इसका अगर ये log को उधर जाएंगे तो वो e की पावर हो जाएगा, तो n अपॉन n डॉट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t। तो n बराबर आ गया आपका n डॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। इसे रेडियोएक्टिव क्षय का नियम कहते हैं। ये चरघातांकी क्षय का नियम भी कहलाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो कण है वो अपने प्रारंभिक मान का जो होता है वो 1/e गुना रह जाता है कितने समय में, ये देखते हैं हम। मान लीजिए t का मान है 1/λ, तो n बराबर n डॉट e की पावर माइनस लैम्डा और t की जगह रख दिया 1/λ, तो n बराबर n डॉट e की पावर -1, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो n बराबर आ गया n डॉट अपॉन e। तो मतलब e की वैल्यू 1/e की वैल्यू होती है 0.368 n डॉट। तो समय के व्युत्क्रम का वह मान जिसमें नाभिकों की संख्या, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की 1/e ये 36.8% रह जाती है, वो क्षय नियतांक कहलाता है। मतलब हमारा जो प्रारंभिक नाभिक है वो अपने प्रारंभिक मान से 36.8% जितने समय में रह जाता है वो टाइम उसका क्या कहलाता है, आपका क्षय नियतांक कहलाता है। नेक्स्ट है सक्रियता या एक्टिवता।
रेडियो एक्टिव नाभिकों के क्षय होने की दर को सक्रियता या एक्टिवता कहते हैं। मतलब जितना वो क्षय होता है जिस दर से, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं या एक्टिवता कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, आर से। क्षय होने की दर हमने पढ़ी थी माइनस का dn/dt, तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का dn/dt। हमने एक सूत्र निकाला n बराबर n डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/dt, n की वैल्यू लगा दी n डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन डॉट तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट टर्म है जो बाहर आएगा। ई की पावर माइनस लैम्डा टी का जब हम समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, और लैम्डा टी का समाकलन करेंगे तो लैम्डा आपका माइनस का लैम्डा उसके साथ बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा एन डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आर जो है एन डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी क्या है, एन, तो आर बराबर लैम्डा एन। तो आर बराबर हो गया आपका लैम्डा एन डॉट, या आर बराबर हो गया आपका आर डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सक्रियता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है आपका, बैकुरल होता है या क्षय प्रति सेकेंड। सक्रियता का दूसरा मात्रक क्यूरी भी है, और एक क्यूरी का मान जो होता है बैकुरल में आपसे पूछा जाता है, बच्चों आपको याद होना चाहिए। एक क्यूरी का मान होता है 3.7 इंटू 10 बैकुरल। एक क्यूरी किसकी इक्वल होती है आपकी, 3.7 इंटू 10 बैकुरल। मतलब ये दो मात्रक है ना, जैसे अभी मास के दो मात्रक होते हैं किलोग्राम और ग्राम। हमको पता होता है 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम होता है, वैसे ही सक्रियता के दो मात्रक है, बैकुरल और क्यूरी। तो एक क्यूरी जो होता है वो कितने बैकुरल के इक्वल होता है, 3.7 इंटू 10 बैकुरल के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अर्धायु। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम टी से डिपेंड करते हैं। वह समय जिसमें रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की आधी हो जाती है, मतलब जितना टाइम लेता है, जैसे मान लो आपके आज 10 कार्बन परमाणु है, तो कितने समय में आपके परमाणु 5 कार्बन परमाणु ही रह जाएंगे। तो जितने समय में वो आधे होंगे ना, वो टाइमिंग जो होता है वो उनका क्या कहलाता है बेटा, अर्धायु कहलाती है। इसे हम अर्धायु कहते हैं कि रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या जितने समय में अपने प्रारंभिक मान के आधी हो जाती है उसे अर्धायु कहते हैं। मान लीजिए प्रारंभ में नाभिकों की संख्या है n बराबर n डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब n का मान कितना होना है बेटा, आधा, मतलब n डॉट बाय प्रारंभिक संख्या n डॉट है, उसका आधा होना है, मतलब n डॉट बाय 2। तो n की जगह क्या लिखेंगे, n डॉट बाय 2 बराबर n डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। n डॉट से n डॉट कट गया तो 1/2 बराबर ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो दोनों तरफ उल्टा कर लिया, 1/e की पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस का तो नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ उल्टा करा तो 2 बराबर ई की पावर लैम्डा टी। ई को अगर इधर लाएंगे तो लॉग हो जाएगा, तो log 2 बराबर लैम्डा टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, log 2 अपॉन लैम्डा। log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.693 अपॉन लैम्डा। अर्धायु का ज्ञात करने का क्या सूत्र हो गया बेटा, टी बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, टी बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। तो इसको याद कर लेना कि अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है बेटा, क्षय नियतांक, जो हमने शुरू में ही पढ़ा था वही वैल्यू है ये। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दी भी रहती है कि क्षय नियतांक ये है, तो अर्धायु ज्ञात कीजिए, तो आप इस सूत्र से अर्धायु को ज्ञात कर सकते हैं।